नमस्कार दोस्त, आज जो है हम लोग समझेंगे परासरण दाब का जो है पार्ट 2, जो क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलियन है और विलियन का लेक्चर नंबर 8 है आपका। और इस लेक्चर के साथ साथ ये जो है हमारा वीडियो या ये हमारा चैप्टर पूर्ण रूप से एंड हो जाएगा। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो है परासरण दाब की डिफिनीशन समझ ली थी, तो मैं परासरण दाब की डिफिनीशन को पुनः यहाँ पर एक बार बोलता हूँ। तो परासरण दाब की डिफिनीशन को मैंने कैसे बताया था, देखिए मैंने क्या किया था। एक ये पात्र बनाया था इस प्रकार का, और ये इस प्रकार का बना हुआ था हमारा पात्र। ये इसमें क्या किया था मैंने, एक अर्धपारगम झिल्ली। तो अर्धपारगम झिल्ली मैंने क्या बताया था, अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो है अपने से, यानी जो अपने से विलायक के कणों को निकलने देती है तथा विलय के कणों को नहीं निकलने देती है। यानी एक ऐसी झिल्ली जो अपने से विलायक को कणों को जाने देती है तथा विलय के कणों को जाने से रोक देती है या नहीं जाने देती है, उसे हम कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली। क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। जैसे अब यहाँ पर हम बता रहे हैं, जैसे ये जो रेड कलर से मैंने यहाँ पर जो बनाया है, ये हमारा क्या है, विलय है, सॉरी विलायक मान लेते हैं। ये हमारा क्या है, विलायक है, मैंने मान लिया ये हमारा विलायक है। और इसमें क्या, मैंने कोई विलय मिला दिया। अब ये मैंने क्या किया है, विलय मिला दिया। देखें विलय ये मिलाया मैंने, ये मैंने क्या किया, विलय मिला दिया। अब विलय मिला दिया और इधर भी विलायक था, यानी इधर भी विलायक है। और इधर जो विलायक है उसमें सांद्रता, यानी इधर जो विलयन है उसमें विलायक की सांद्रता ज़्यादा है, यानी विलायक क्या है, ज़्यादा है, ये कह सकते हैं। इधर विलायक की सांद्रता क्या है, अधिक है। ये और इधर विलायक ज़्यादा है और इधर भी विलय, ये मैंने बहुत कम विलय बना दिया, ये विलय है। ठीक है। अब होता क्या है, देखिए इस समय दोनों का स्तर इक्वल है, बराबर है लगभग में। जब दोनों का स्तर यहाँ पर बराबर है और होता क्या है, ये विलयन जिसमें विलायक की कम सांद्रता होती है, तो इसमें क्या होता है, किसी पात्र में या दो विलयनों में जब कोई विलायक कम सांद्रता वाले विलयन से, अब यहाँ पर कम सांद्रता है, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से होकर प्रवाहित होता है। अर्धपारगम झिल्ली में से होकर प्रवाहित होता है, जिसे हम कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं परासरण। जब कोई विलायक कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से होकर प्रवाहित होता है, तो यह क्रिया कहलाती है परासरण। तो इसको मैं लिख रहा हूं, जब कोई विलायक कम सांद्रता वाली विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से होकर अर्धपारगम झिल्ली में से होकर प्रवाहित होता है, झिल्ली में से होकर
प्रवाहित होता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया कहलाती है परासरण। तो यह क्रिया परासरण कहलाती है। यानी इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? परासरण कहते हैं, या यह क्रिया परासरण कहलाती है। यानी परासरण क्या होता है? जब कोई विलायक कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसमें से प्रवाहित होता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? परासरण। मतलब यहाँ से जो लाल वाले कण है वो इधर आना स्टार्ट करेंगे। जब ये लाल वाले कण जब इधर आएंगे तो इधर जो लाल कणों का स्तर यानी धीरे धीरे ये इधर का स्तर उठने लगेगा। जब ये इधर का स्तर उठने लगेगा, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब लाल कण बिल्कुल इधर नहीं रह जाएंगे। यानी बिल्कुल जब लाल कण इधर के पूर्णता जो लाल कण दे रखे हैं वो सब इधर आ जाएंगे। यानी इधर का स्तर उच्च हो जाएगा और इधर का स्तर निम्न हो जाएगा। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी। अब ध्यान रखना, इसमें वो नियम नहीं फॉलो होगा कि जैसे जब जो है बराबर हो जाएगा, जब दोनों तरफ विलयन का स्तर बराबर हो गया तब क्या हो, तब रुक जाए। ये यहाँ पर सिस्टम नहीं चलता है। यहाँ पर केवल विलायक जा रहा है। विलायक पूर्ण रूप से जब तक चलाएगा, यानी पूर्ण रूप से भी जा सकता है कब? जब इधर की सांद्रता कम होगी और इधर की सांद्रता ज़्यादा होगी तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर हमारा जो है विलायक जाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? परासरण। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर जा रहा था और इधर का स्तर खाली हो रहा था तो मैंने क्या किया, यहाँ पर दाब लगा दिया। यानी परासरण, जो यहाँ पर परासरण की क्रिया को इस दाब ने रोक दिया। मैंने क्या किया भाई, दाब लगा दिया। भाई अब जो है स्तर ऊपर की ओर उठ रहा था, स्तर इसका ऊपर की ओर उठता हुआ जा रहा था। अब मैंने ऊपर एक पिस्टन रख दिया, यानी एक दाब लगा दिया, जिस दाब के कारण ये जो कण, लाल जो कण इधर जा रहे थे, ये अब इधर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर इतना एरिया नहीं है, इतना आयतन नहीं है, इतना वॉल्यूम नहीं है ये जो इधर जा सकें। तो ये क्या होता है, ये वहीं पर अपने स्थान पर पुनः रुक जाते हैं। यानी इनका युगल बराबर हो जाता है। मैं दबा दिया तभी बराबर, फिर इनका आयतन दोनों का क्या हो गया? बराबर। तो मैं यहाँ से कार्य कह सकता हूँ, परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो बाह्य बल लगाया जाता है, यानी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो बाह्य बल लगाया जाता है उसे हम कहते हैं परासरण दाब। तो इसमें लिखेंगे परासरण दाब। ये तो हो गई परासरण। आप समझेंगे परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब क्या होता है? देखें, मैंने परासरण दाब में क्या बताया? परासरण दाब में मैंने क्या बताया? जब परासरण की क्रिया को, यानी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो बाह्य बल लगाते हैं, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो बाह्य बल लगाते हैं उसे परासरण दाब कहते हैं। उसे परासरण दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे जो प्रदर्शित किया जाता है पाई से प्रदर्शित किया जाता है। अब यानी ये क्या है, पाई बराबर एक प्रकार का टेम्परेचर यानी प्रेशर है। तो पाई बराबर मैं यहाँ पर लिख दूंगा P, यानी P बराबर पाई। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब देखें, ये हमारा हो गया P बराबर पाई या पाई बराबर P। अब एक चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ी है, क्रियाकलाप पढ़ा है, गैस का नियम। गैस के नियमानुसार, यानी गैस का परम ताप का जो नियम होता है
वो होता है PV बराबर RT, PV बराबर RT। क्योंकि इस सूत्र का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं कहीं पर, क्योंकि इसमें एक ही अंकिक वैल्यू है। यदि एक अंकिक वैल्यू दे दी जाएगी तो हम सब चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कहीं पर परासरण दाब कैलकुलेट करना पड़ जाए तो किस अनुसार हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए जो फार्मूला निकालने चल रहे हैं उसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर ये PVRT और ये जो है यहाँ पर विलियन भाई किसी मोल के लिए, क्योंकि यहाँ पर n मोल मान लेते हैं, विलियन जो है विलियन में n मोल है, तो मैं क्या करता हूँ PV बराबर गुणा कर देता हूँ nRT। क्यों n से मैंने इसलिए गुणा कर दी क्योंकि विलियन में घुलित विलायक और विलय के मोलों की जो संख्या है वो n है, तो मैंने n से गुणा कर दी। यदि मैं यहाँ पर P बराबर निकालना चाहूँ तो n और V का क्या है आपका गुणा में ही इधर आएगा, भाग में हो जाएगा यहाँ पर RT। P बराबर N/V RT, P बराबर N/V RT। अब देखें यहाँ से P बराबर और N/V क्या होता है, N/V ये है हमारा सांद्रता, ये क्या है N/V यानी सांद्रता है। तो N/V की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं CRT, N/V की जगह पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं CRT। और हम लोगों ने अभी पढ़ा है पाई बराबर P, यानी P की जगह पर मैं एक कार्य और लिख सकता हूँ, P की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं पाई लिख सकता हूँ। तो पाई बराबर फार्मूला आ जाएगा CRT, यानी किसी विलयन का परासरण दाब हमें निकालना पड़ जाए तो उसके हमें सांद्रता ज्ञात होनी चाहिए। और R क्या है, R जो है हमारा एक स्थिरांक है, R क्या है एक हमारा स्थिरांक है, इसकी वैल्यू हम आपको बताएंगे अभी आगे। T क्या है परमताप है, T क्या है हमारा परमताप है। तो इस सूत्र के अनुसार हम किसी भी विलयन का परासरण दाब कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अब देखें इसे समझेंगे बिल्कुल। परासरण दाब के कुछ नियम होते हैं। अब यहाँ पर कुछ दाब तो लगता है, वो दाब भी मालूम हो गया, लग रहा है ज्ञात कर लिया मैंने। अब कुछ वैज्ञानिकों ने उस दाब को कैलकुलेट किया, वो दाब कितना लगता है और उसकी प्रकृति क्या होती है, मतलब किस अनुसार उसे निकालने की कोशिश की वैज्ञानिकों ने। तो देखें कैसे। तो परासरण दाब के कुछ नियम हैं वो मैं बता रहा हूँ, लिखेंगे परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम डालेंगे हेडिंग परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम क्या क्या है नियम परासरण दाब के, तो इसे विधिवत रूप से समझें। परासरण दाब के नियम, इसमें आपको दो नियम पढ़ने पड़ेंगे, यानी परासरण को कैलकुलेट करने के लिए दो नियम बनाए गए हैं, तो उन नियमों पर हम बात करते हैं। तो पहला नियम है वायल वांट ऑफ का नियम, वायल वांट ऑफ नियम इसे कहते हैं। पहला नियम है वायल, यहाँ पर मैं रेड मार्कर से लिखता हूँ, इससे हम लोग समझेंगे। वायल वांट ऑफ नियम, एक नियम है वायल वांट ऑफ नियम, वायल वांट ऑफ नियम। क्या है वायल वांट ऑफ नियम, वायल वांट ऑफ नियम है क्या। देखें वायल वांट ऑफ नियम से उन्होंने क्या बताया, ये परासरण दाब को कैलकुलेट करने के लिए एक चीज उन्होंने बताई। ये मैंने क्या की एक झिल्ली रख दी है यहाँ पर, ये मैंने झिल्ली रख दी, ठीक है, इस झिल्ली को समझे आप लोग। ये मैंने बीच में एक झिल्ली रख दी। जब ये बीच में झिल्ली रखी है और इधर कोई विलयन है इस प्रकार का, अब इधर कोई सांद्रता मान लेते हैं ज्यादा है, इधर जो है सांद्रता ज्यादा है, इस प्रकार रख दी गई, इधर ये सांद्रता बहुत ज्यादा है।
देखें यहाँ पर, समझेंगे पॉइंट को एक एक तरीके से। यहाँ पर क्या है, सांद्रता कम है और इधर सांद्रता ज्यादा है, तो होता क्या है, ये लाल वाले कण जितनी ज्यादा सांद्रता इधर होगी, यानी जितनी ज्यादा सांद्रता होगी उतनी तेजी से ये कण इधर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भैया इधर की सांद्रता यानी सांद्रता में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा अंतर होगा, यानी दो विलयनों की सांद्रता में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, कण उतनी ही तीव्रता से, कण उतनी ही तेजी से जाने की कोशिश करेंगे, मतलब बहुत तेजी से जाने की कोशिश करेंगे। जब ये बहुत तेजी से जाने की कोशिश करेंगे तो ध्यान रखें ये ऊपर का स्तर भी इधर जो है कणों का यानी इस विलयन का स्तर भी बहुत तेजी से ऊपर उठने की कोशिश करेगा। जब ये बहुत तेजी से ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो हमें इस स्तर को रोकने के लिए ऊपर से बहुत तेजी से यानी बहुत ज़्यादा ही दाब लगाना पड़ेगा। क्या है, मुझे दाब भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो वायल जी ने इसमें क्या बताया कि विलयन का यानी किसी विलयन का जो परासरण दाब होता है विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब लगने वाला परासरण दाब, भाई यहाँ पर सांद्रता मैंने इधर की जैसे ही बढ़ा दी, इधर की सांद्रता जैसे ही बढ़ाई तो परासरण दाब बहुत तेजी से बढ़ा, यानी परासरण क्रिया बहुत तेजी से बढ़ी। जब परासरण क्रिया बहुत तेजी से बढ़ी तो परासरण क्रिया को रोकने के लिए हमें परासरण दाब की आवश्यकता हुई, तो परासरण दाब भी हमें बहुत तीव्रता से यानी तेजी से लगाने की आवश्यकता पड़ी। तो मैंने बहुत तेजी से परासरण दाब भी लगाया, तो इसका मतलब यानी बहुत तेजी से नहीं कह सकते, मतलब बहुत ज्यादा। तो यहाँ से हमें क्रियाकलाप निकाल सकते हैं। वायल का जो नियम कह रहा है कि किसी विलयन का जो परासरण दाब होता है विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी विलयन का परासरण दाब, इसमें लिख लेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विलयन का परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब उसके मोलर सांद्रण के, उसके मोलर सांद्रण के, उसके मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती होता है यानी जो मोलर सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं पाई यानी परासरण दाब प्रोपोर्शनल है किसके, सांद्रता की। पाई दाब जो है नहीं, जो प्रोपोर्शनल है किसके, सांद्रता के। अब देखें यहाँ पर पाई बराबर, अब ये प्रोपोर्शनल का इस निशान जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक स्थिरांक लाते हैं, ये आर जो कि है हमारा गैस नियतांक, जो कि हमारा गैस नियतांक है। आर जो है हमारा क्या है, गैस नियतांक। इसकी मैं अभी वैल्यू आपको बताऊंगा आर से। तो आर की जो वैल्यू होती है 0.821 और इसके आगे होता है लीट एटीएम यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर, और उसके बाद प्रति मोल और प्रति वॉल्यूम यानी ये इसका मात्रक होता है। ध्यान रखें आर का ये मात्रक होता है। अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने जो है ये फार्मूला निकाला। अब C बराबर यानी सांद्रता बराबर एक फार्मूला हमने पढ़ा है। सांद्रता बराबर क्या होता है, विलायक का यानी भार बटे अणुभार, यानी ये फार्मूला देखें यहाँ पर, भार बटे मोलर भार यानी mg और कितने में, लीटर में। विलयन यानी V क्या है, आयतन है किसमें, इन लीटर में है। लीटर, जब हमारा आयतन लीटर में है और इसे मिलीलीटर में लिखेंगे तो हो जाएगा WG/mg, और यहाँ पर ऊपर भाई इधर करेंगे W in लीटर बाई 100,000 से गुणा कर देंगे।
अब ये ऊपर चला जाएगा तो C बराबर जो फार्मूला आएगा Wg/mg इंटू 1000 और आयतन यानी वैल्यूम इन ml, वैल्यूम जो होगा हमारा मिलीलीटर में होगा। अब इस C का मान यदि हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो परासरण दाब को ज्ञात करने का एक फिर से फाइनल फार्मूला जो मिलेगा, यानी इस सूत्र के अनुसार हम कैसे निकालेंगे, पाई बराबर R और C के यहाँ पर रख देंगे Wg इंटू 1000 अपान हो जाएगा हमारा mg और वैल्यूम इन ml, वैल्यूम इन ml। ये हमारा आ गया वैल्यूम इन ml। यानी कहीं पर भी इस फार्मूले के अनुसार भी हम लोग चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम अपना परासरण दाब। अच्छा, एक और चीज़ समझ लें यहाँ पर, यदि हम लोग यहाँ पर कह दें परासरण दाब गैस के नियमों का पालन करता है या नहीं करता है, यदि इसकी जांच आ जाए कि परासरण दाब जो है हमारे गैस के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे, तो डालिएगा यहाँ पर परासरण दाब गैसीय नियमों का पालन करता है या नहीं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। देखें परासरण दाब गैसीय नियमों का पालन करता है या नहीं। कैसे गैसीय नियमों का पालन करता है, तो किस प्रकार करता है, नहीं करता है तो क्यों नहीं करता, ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। अच्छा, गैसीय नियम यानी गैसों का एक नियम होता है PV बराबर, यानी गैस समीकरण होता है आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण जो होता है PV बराबर RT होता है, यानी PV/RT होता है। तो PV और यहाँ पर मैंने लिख दिया RT, PV ये हो गया हमारा आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, ये हमारा हो गया आदर्श गैस समीकरण। ये कौन सा समीकरण हो गया हमारा, आदर्श गैस समीकरण हो गया। अब देखें आदर्श गैस समीकरण के पश्चात अभी मैंने क्या निकाला भैया, P बराबर क्या है हमारा RT है, RT है। अब मैंने बताया किसी भी गैस के यदि मोल कितने हो, n मोल हो, यानी जहाँ n बराबर लिख दें, जहाँ n बराबर विलयन में विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या यानी कितने मोल उपस्थित हैं, इसकी बात की जा रही है। तो PV, तो यानी P बराबर यहाँ से आ जाएगा NYV। अब देखें यहाँ पर RT, NYV RT, और जहाँ पर NYV हमारा क्या है, सांद्रता यानी C है। तो P बराबर जो हमारा फार्मूला निकल के आएगा CRT। अभी मैंने C बराबर क्या फार्मूला निकाला था, इसके जस्ट पहले निकाला था Wg/mg इंटू 1000 वैल्यूम इन ml, वैल्यूम इन ml। अब जहाँ पर हमारा C दे रखा है वहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, C की ये पर ये वैल्यू पुट कीजिए। तो P बराबर आ जाएगा Wg/mg इंटू 1000 और यहाँ पर आ जाएगा V इन ml, और उसके पश्चात यहाँ पर है ऊपर इंटू R इंटू T, यानी यहाँ से, और P बराबर हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था P बराबर होता है पाई। तो जहाँ पर P दे रखा है उसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, पाई वैल्यू पुट कर देंगे। तो पाई बराबर Wg इंटू 1000 इंटू R इंटू T mg V इन ml। ये जो है फाइनल फार्मूला जो हमारा मिलेगा किसके लिए, गैस के नियमों का पालन करता है, इस फार्मूले के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज़, इस फार्मूले का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और विधिवत रूप से नोट कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अब देखिएगा इसके पश्चात एक नियम और आता है हमारा, ये तो हमारा हो गया किसका, ये जो हमारा नियम था
वायल वांट ऑफ नियम, वायल वांट ऑफ नियम। इसके पश्चात जो अगला नियम है वो जो हमारा नियम है चार्ल्स वांट ऑफ नियम, चार्ल्स वांट ऑफ नियम, चार्ल्स वांट ऑफ नियम, नोट कर लें। अगला जो नियम है हमारा चार्ल्स वांट ऑफ नियम, यहां पर जो नियम दे रखा है चार्ल्स वांट ऑफ नियम, यानी इन्होंने भी परासरण दाब के लिए एक सुंदर सा फार्मूला बताया। इन्होंने क्या बताया, किसी विलयन का जो परासरण दाब होता है वो उसके परम ताप के, क्योंकि अभी यहाँ पर एक फार्मूला निकला था भाई, यानी पाई बराबर क्या निकाला था, पाई बराबर निकला था डब्लू जी इंटू 1000 इंटू निकला था आर इंटू निकला था टी, यानी जो पाई है प्रोपोर्शनल किसके है, अपान में निकला था भाई, अपान में यम जी निकला था और इंटू वी निकला था, यानी आयतन था इन ml, और यहाँ से पाई के प्रोपोर्शनल में ही क्या है हमारा टी। तो इसका मतलब यहाँ से जो चार्ल्स ऑफ वांट का जो नियम है उस नियम के अनुसार इन्होंने बताया कि किसी विलयन का जो परासरण दाब होता है विलयन के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अब ध्यान रखें ये कब, जब हमारी सांद्रता क्या हो, स्थिर हो, सांद्रता जो है एकदम कांस्टेंट हो, नियत हो, सांद्रता घटे बढ़े ना, उस समय के लिए। तो इस नियम में लिख लें, जब किसी विलयन, इस नियम के अनुसार लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब किसी विलयन की, किसी विलयन की सांद्रता स्थिर होती है, स्थिर हो, तो उसका परासरण दाब, उसका परासरण दाब, उसका, यानी कि इस नियम के अनुसार किसी विलयन की सांद्रता स्थिर हो तो उसका परासरण दाब विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है, परम ताप के समानुपाती होता है। ये छोटा सा नियम है इनका, यानी परम दाब के क्या होता है, समानुपाती। यानी जो पाई है, पाई क्या है हमारा, परासरण दाब है, पाई क्या है, परासरण दाब, और जो कि प्रोपोर्शनल है किसके, परम ताप के, यानी प्रोपोर्शनल है किसके, परम ताप, यानी ये जो प्रोपोर्शनल है टी के। अब यदि यहाँ से पाई बाई मैं कर दूं टी, तो इसकी एक वैल्यू आ जाएगी स्थिरांक, कब, यानी जब हमारा कोई स्थिरांक यानी सांद्रता क्या हो, स्थिर हो, उस समय के लिए। ये हमारे दो नियम हुए परासरण दाब को निकालने के, और एक छोटा सा नियम है विलयन यानी सामान्य विलयन समीकरण, उसको हम लोग समझते हैं क्या होता है सामान्य विलयन समीकरण। इसे मैं रफ कर रहा हूँ। अच्छा, ये सभी पॉइंट जो मैं बोलता हूँ आप लोग लिखते रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सामान्य विलयन समीकरण हम लोग समझेंगे। सामान्य विलयन समीकरण क्या है, सामान्य विलयन समीकरण, सामान्य विलयन समीकरण क्या है, सामान्य विलयन समीकरण। सामान्य विलयन समीकरण क्या है, इनको देखें विधिवत रूप से। भाई पहला जो नियम मैंने पढ़ा था वायल वांट ऑफ नियम से, ऑफ नियम से हमने पढ़ा था पाई प्रोपोर्शनल सी, पाई प्रोपोर्शनल सी मैंने मान लिया इसे समीकरण 1। और चार्ल्स वांट ऑफ नियम से मैंने क्या पढ़ा, चार्ल्स वांट ऑफ नियम से क्या पढ़ा, दूसरा नियम, यानी चार्ल्स वांट ऑफ नियम, चार्ल्स वांट ऑफ नियम से मैंने क्या पढ़ा, पाई
प्रोपोर्शनल है टी के, इसे मैंने मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए पाई जो है प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, सी के भी और टी के भी, तो पाई प्रोपोर्शनल आ गया सी टी। अब यहाँ से यदि मैं एक कार्य कर लूँ, यहाँ से यहाँ पे एक जो है कांस्टेंट, यानी जब ये हटाता हूँ प्रोपोर्शनल का निशान, तो यहाँ पर एक स्थिरांक आता है, एक स्थिरांक आता है क्या, यस, यहाँ पर एक स्थिरांक आ जाता है यस, और यहाँ पर आ गया हमारा सी टी। ये जो है एक फार्मूला हमें यहाँ पर मिल गया। क्यों, ये यस क्या है, यस जो है हमारा एक स्थिरांक है, जो इसे कहते हैं विलियन स्थिरांक। जहाँ जो है हमारा यस क्या है, एक विलियन स्थिरांक। इसकी वैल्यू आपको पेपर या जब क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको इसकी वैल्यू साइड में क्वेश्चन के पास में या ऊपर, सबसे ऊपर कहीं साइड में लिखी होगी। यानी ये जो आपको ऐसे स्थिरांक दिए जाते हैं और कहीं पेपर में आपका क्वेश्चन आता है तब भी आपको इन सभी के वैल्यू मिलेगी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और लगभग में इसकी जो वैल्यू होती है आर की वैल्यू के समान ही होती है, ध्यान रखें, जो आर की वैल्यू होती है वही इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, हम लोगों ने सी बराबर क्या पढ़ा था, एन वाई वी, कई बार भी मैंने पढ़ा है। जहाँ पर सी लिखा है वहाँ पर मैं लिख देता हूँ एन वाई वी, तो मतलब पाई बराबर आ जाएगा यस इंटू एन वाई वी टी, यस इंटू एन वाई वी टी। यदि यहाँ से v को मैं क्या करूँ, इधर भेज दूँ, यदि मैं v को इधर भेज दूँ तो हो जाएगा पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा पाई और v बराबर यस एन टी, पाई v बराबर यस एन टी। इसको नोट करें। अब देखें इसके थोड़ा और समझें, यही जो हमारा समीकरण है, यानी पाई v बराबर, यानी पाई v बराबर यस एन टी, इसी समीकरण को हम कहते हैं, इसी समीकरण को कहते हैं सामान्य विलयन समीकरण। यानी यही जो है समीकरण क्या है हमारा, सामान्य विलयन समीकरण है, सामान्य विलयन समीकरण है, सामान्य विलयन समीकरण। इसी समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य विलयन समीकरण। अब देखें यहाँ पर समझें। अब इसके आगे एक पॉइंट और समझ लेते हैं। सामान्य विलयन समीकरण या परासरण दाब लिख लेंगे, परासरण दाब तथा मोलर द्रव्यमान में संबंध, परासरण दाब तथा मोलर द्रव्यमान में हम लोग संबंध समझते हैं। अच्छा, ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ इन सभी को नोट कर लें। और मैंने आपको बताया है यदि आप विधिवत रूप से केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको एक रास्ता बताया है, और वो रास्ता सबसे बेटर ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे चैनल को नहीं, जहाँ से आपकी मर्जी हो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। मैं अपनी हिंट्स के लिए कह रहा हूँ, यदि हमारे तरीके से पढ़ोगे तो मेरा प्रॉमिस है आप 90+ क्रैक करोगे। क्योंकि जो स्टूडेंट मुझसे डायरेक्ट पढ़ते हैं और वो लगभग में हर वर्ष 90+ क्रैक कर रहे हैं। तो आपको यदि समझ में आता है तो एक कार्य करें, आप प्लेलिस्ट में जाएं, यानी पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सबसे पहले कैसे सब्सक्राइब करेंगे मैंने आपको बताया, सबसे पहले सर्च बार में जाइए, जहाँ से आप लोग गाने को सर्च करते हो, जो गाना चाहते हो वो ढूंढ लेते हो। तो आप यूट्यूब पे बोलिएगा यूनिक ज्ञान एकेडमी। जब आप यूनिक ज्ञान एकेडमी, यानी इसे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ऐसे बोलेंगे यूनिक ज्ञान एकेडमी। जब आप ये बोलेंगे तो आपको हमारा जो है लोगो आ जाएगा सामने। इस प्रकार का जो लोगो है हमारा खुलकर के आपके सम्मुख आएगा। ये इस प्रकार का लोगो है और यहाँ पर कुछ बुक्स रखी हैं, ये बुक्स रखी होंगी और उसके पश्चात यहाँ पर नाम लिखा होगा। और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। वो 3 ऑप्शन क्या होंगे इन्हें समझे पहले। एक पहला ऑप्शन होगा होम का, यहाँ पर लिखा होगा होम, और दूसरा ऑप्शन होगा वीडियो का, तीसरा ऑप्शन होगा प्लेलिस्ट का। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे,
प्लेलिस्ट में आपको सबसे ज़्यादा फिजिक्स की वीडियो मिलेंगी। तो उस प्लेलिस्ट का नाम होगा फिजिक्स पढ़ें एकदम शुरुआत से। हिंदी में लिखा होगा फिजिक्स पढ़ें एकदम शुरुआत से। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी फिजिक्स की वीडियो मिल जाएंगी। और उसके बाद क्लास 12th केमिस्ट्री, यानी क्लास 12th केमिस्ट्री मिलेगा एक प्लेलिस्ट का नाम। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उस पर केमिस्ट्री की सभी वीडियो मिलेंगी और उन्हें एक तरफ से सीरियल से देखिएगा। जो आपकी इनका कोई भी चार्ज नहीं है, इसमें मौका है पढ़ने का, समय है। अपने समय को बर्बाद मत कीजिएगा, समय को पढ़ाई में लगा दीजिएगा। सफलता आपको मिलेगी, एक दिन में नहीं, एक दिन जरूर मिलेगी। ध्यान रखना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, एक दिन जरूर मिलती है। तो इसके लिए आपको विधिवत रूप से पढ़ाई अपनी तैयारी करते रहना। यदि आपने तैयारी बंद कर दी तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, आप विधिवत रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मेरा प्रॉमिस है आप बिल्कुल सफल होंगे अपने कार्य में, अपने लक्ष्य में जो आपने सोचा है। तो आप चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हों, चाहे आप 12th को क्रॉस कर चुके हों, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा जो फिजिक्स आती है क्लास 12th की आती है और क्लास 11th की। क्लास 11th की फिजिक्स में बहुत जल्दी ही मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, बहुत जल्दी ही। तो ये कार्य सभी लोग कर लें, जिससे आपको बहुत से फायदे मिल सकते हैं। अब देखें, यहाँ से हम लोग समझने वाले हैं परासरण दाब तथा मोलर द्रव्यमान में या अणुभार में संबंध। परासरण दाब तथा अणुभार में संबंध। परासरण दाब तथा अणुभार में संबंध। परासरण दाब तथा अणुभार में हम लोग समझेंगे संबंध क्या होता है। परासरण दाब तथा अणुभार में संबंध, इसको विधिवत रूप से समझते हैं। देखिए, मैंने अभी जो सामान्य विलयन समीकरण निकाला तो पाई बराबर क्या था, पाई वी बराबर था हमारा एन एस टी। जहां पर एन क्या है हमारा, जहां एन जो है हमारा मोलों की संख्या है, एन बराबर मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार, तो मतलब W/m। तो यही n बराबर W/m मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं तो PV/y इंटू MW/m इंटू S इंटू T। तो यहाँ से जो m का मान मिलेगा, m बराबर जो हमें मिल जाएगा, यहाँ से W इंटू S इंटू T बाई पाई इंटू V, ये हमें किसका मान मिल गया, ये जो है मिला मोलर द्रव्यमान और परासरण दाब में संबंध। मोलर द्रव्यमान और परासरण दाब में संबंध, तो यही है हमारा मोलर द्रव्यमान तथा परासरण दाब में संबंध। यही क्या है हमारा मोलर द्रव्यमान तथा परासरण दाब में संबंध। अब एक जो है अवागाद्रो वांट ऑफ नियम, अवोगाद्रो वांट ऑफ नियम, ये छोटा सा नियम है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। और फिर समपरासरी विलयन है, मैं उनको कुछ हिंट्स दूंगा आपके लिए, छोटी सी, ज़्यादा नहीं। देखिए, अवोगाद्रो वांट ऑफ नियम, अवोगाद्रो वांट ऑफ नियम, अवोगाद्रो वांट ऑफ नियम। इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताया, किसी विलयन की सांद्रता और यदि परम ताप, किसी विलयन की सांद्रता और ताप ये दोनों बराबर हैं, कोई ऐसा विलयन ले लें जिसमें सांद्रता और ताप दोनों क्या है, बराबर हैं, तो उस विलयन में कणों की संख्या भी क्या होगी, बराबर होगी। यानी इस नियम के अनुसार किसी विलयन का ताप तथा सांद्रता, समान ताप तथा समान सांद्रता वाले विलयन, यानी लिखेंगे इस नियम के अनुसार, मैं लिख देता हूं,
इस नियम के अनुसार समान सांद्रता तथा समान ताप वाले दो विलयनों में कणों की संख्या भी समान होती है। में कणों की संख्या भी समान होती है। यानी कणों की संख्या भी क्या होती है हमारी, समान होती है। मतलब W जो है V जो है यानी आयतन समान सांद्रता तथा समान ताप, यानी यहाँ से जो V यानी आयतन भी है, ध्यान रखें आयतन भी क्या हो, समान हो। समान आयतन तथा समान सांद्रता, एक पॉइंट और लिख लेंगे, समान आयतन तथा समान सांद्रता वाले, समान आयतन तथा समान सांद्रता तथा समान ताप वाले विलयनों में कणों की संख्या भी क्या होती है, समान। यानी V प्रोपोर्शनल जो है हमारा, V प्रोपोर्शनल B बराबर N। मतलब जितना ज़्यादा आयतन होगा भाई, जितना ज़्यादा आयतन, मतलब यहाँ पर समझें इस नियम के अनुसार समान सांद्रता भी है, समान ताप भी है, तो बता रहा है दो विलयनों में कणों की संख्या बराबर होगी। अब मैंने यदि आयतन को बढ़ा दिया तो इसका मतलब ये भी है कि उसमें कणों की संख्या भी बढ़ जाएगी, उसमें क्या होगी, कणों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया V प्रोपोर्शनल N हो गया। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकता हूँ, V1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा N1, तो भैया V1 बराबर N1 हो जाएगा। इसी प्रकार V2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा N2, तो भैया V2 बराबर हो जाएगा N2। तो यहाँ से जो हमारा नियम निकल के आएगा, V1/V2 बराबर N1/N2, यही है हमारा अवोगाद्रो वांट ऑफ नियम, यही है हमारा छोटा सा। अब संपरासरी विलयन क्या होता है, ऐसे दो विलयन जिसका परासरण दाब क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे दो विलयन जिनका परासरण दाब बराबर होता है समपरासरी विलयन कहलाते हैं। और इन विलयनों के बीच देखें, क्योंकि समपरासरी विलयन में सांद्रता भी क्या होती है, परासरण दाब भी दोनों में। भाई ये दो मान लेते हैं, ये हमने एक झिल्ली रख दी इधर, और इधर भी एक विलयन मैंने भर दिया, और इधर भी मैंने एक विलयन भर दिया। तो इनका परासरण दाब क्या है, जब बराबर है, दोनों का परासरण दाब जब बराबर है, तो इन्हें जो है ये परासरण झिल्ली के द्वारा एक दूसरे की तरफ आवागमन नहीं करते हैं। यानी इन्हें परासरण झिल्ली के द्वारा एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, या परासरण झिल्ली के एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाते, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं, रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल यूनिक ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी ही आप फिजिक्स और केमिस्ट्री विधिवत रूप से आने लगेगी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट, आर्डर, जो समझें, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, यदि पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए यूनिक ज्ञान अकेडमी साथ है। और यदि हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, तो आपको मैंने बताया रेगुलर स्टूडेंट यदि आप हैं, तो आपको हैंड रिटन नोट्स निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।